हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन क्लास 11th। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग लोकोमोशन एंड मूवमेंट का वन शॉट रिवीजन कंप्लीट करेंगे। 1 घंटे के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर मैं आप लोगों को रिवाइज कराने वाली हूँ। आप लोगों के पास ऑलरेडी न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन और बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का वन शॉट रिवीजन जा चुका है। अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड चेक इट आउट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट, केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन और सेल साइकिल सेल डिवीजन इस हफ्ते आप लोगों को मिल जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द न्यू वन शॉट रिवीजन लेक्चर ऑफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट। चलो बच्चों, तो सबसे पहले लोकोमोशन होता क्या है, लेट अस सी दैट। लोकोमोशन को बहुत सारे लोग ना मूवमेंट से रिलेट कर देते हैं, या फिर समझ लो आप कि हाँ, मूवमेंट से रिलेट कर देते हैं। मूवमेंट अलग होता है, लोकोमोशन अलग होता है। लोकोमोशन, इसमें दो अलग अलग वर्ड्स हैं, एक है लोकेशन और एक है मोशन। मोशन आपको पता है क्या होता है, जब एक जगह से दूसरी जगह पर कोई जा रहा होता है। बट अगर एक जगह से दूसरी जगह जाके वापस से वो उसी जगह पर आ गया है तो उसे हम लोकोमोशन नहीं कह सकते। ठीक है, लोकोमोशन का मतलब ये होना चाहिए कि लोकेशन का भी चेंज हो गया। लोकेशन के चेंज होने के वजह से जब हम एक तरह का मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, दैट इज नोन एज लोकोमोशन। तो एक ऐसा वॉलंटरी मूवमेंट जो रिजल्ट करता है चेंज इन लोकेशन। जब तक लोकेशन में चेंज नहीं आया है तब तक हम उसे लोकोमोशन तो नहीं कह सकते, हम उसे नॉर्मल कोई मूवमेंट कह सकते हैं, या फिर हम उसे कह सकते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड, राइट। सो ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट्स बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। अब यहाँ पर खड़े रहकर, यहाँ पे खड़े रह के मैं अपने हाथ मूव कर रही हूँ, मैं अपना पैर भी मूव कर रही हूँ, मैं अपनी पूरी बॉडी मूव कर रही हूँ, लेकिन मेरा लोकेशन चेंज नहीं हुआ, एक भी कोऑर्डिनेट्स जो हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं आए। तो इसका मतलब क्या है, मैंने मूवमेंट तो की लेकिन मैंने लोकोमोशन नहीं किया। लेकिन यहाँ से मैं पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों को इस एंड तक आ गई, फिर मैं पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों को यहाँ पर मूव करके इस एंड तक आ गई, यानी कि मैं लोकोमोशन कर रही हूँ। मैं लगातार अपना लोकेशन चेंज कर रही हूँ अपने मूवमेंट्स की वजह से। तो जब हमारा वॉलंटरी मूवमेंट हो रहा है, एक तो वॉलंटरी मूवमेंट होना जरूरी है, ठीक है, ये नहीं कि अपने आप पहुंच गए, बस में बैठे हैं और बस ले जा रही है एक जगह से दूसरे जगह तो हमने लोकोमोशन किया है, वो भी नहीं। वॉलंटरी मूवमेंट, आपकी बॉडी खुद से अपने कॉन्शियस विल से जब मूवमेंट कर रही है, जिसके वजह से आपका लोकेशन चेंज हो रहा है, आपके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, आपका करंट पोजीशन चेंज हो रहा है, तब हम उसे लोकेशन कहते हैं, लोकोमोशन कहते हैं। ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट्स बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। अब देखो लोकोमोशन होता क्या है। लोकोमोशन और मूवमेंट आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। अब जैसे कि पैरामीशियम में सीलिया हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ फूड कराने में, मूवमेंट ऑफ फूड कराता है सीलिया पैरामीशियम में थ्रू द साइटोफेरिंक्स, और वो लोकोमोशन में भी हेल्प कराता है। सीलिया के थ्रू पैरामीशियम एक जगह से दूसरी जगह भी पहुंचता है, और उसी सीलिया के थ्रू पैरामीशियम फूड की कैप्चरिंग भी करता है, फूड का भी मूवमेंट उसकी बॉडी के अंदर होता है थ्रू साइटोफेरिंक्स। ठीक है, हाइड्रा अपने टेंटिकल्स को यूज करते हैं अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए और लोकोमोशन करने के लिए भी। तो यानी कि उसका जो ये organ है ना, organ that is used for locomotion, same organ is being used for the movement of capturing food. Limbs help to change body posture and for locomotion. Limbs हमारे जो हाथ पैर हैं, ये हमारा बॉडी पोस्चर भी चेंज कर सकते हैं। हो सकता है मैं ऐसे करके खड़ी रहूं, हो सकता है मैं ऐसे करके खड़ी रहूं, हो सकता है मैं ऐसे करके खड़ी रहूं, किसी भी तरह से मैं अपना पोस्चर चेंज कर सकती हूँ। लेकिन उसके साथ साथ मेरे लिम्स जो है मेरा मूवमेंट भी करा सकते हैं, मेरा लोकोमोशन भी करा सकते हैं। तो इसीलिए लोकोमोशन और मूवमेंट जो है आपस में लिंक्ड होता है। अब हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के मूवमेंट पाए जाते हैं, ह्यूमंस में भी देखेंगे और बाकी ऑर्गेनिजम्स में भी देखेंगे। अमीबॉइड मूवमेंट, सबसे पहला टाइप ऑफ मूवमेंट अगर हम पढ़ेंगे तो दैट इज अमीबॉइड मूवमेंट। अमीबॉइड मूवमेंट नाम से ही समझ में आ रहा है कि अमीबा में पाया जाता होगा, राइट। तो स्यूडोपोडिया फॉर्म होती है बाय द स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट के स्ट्रीमिंग से स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है।
साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स जैसे कि माइक्रोफिलामेंट्स हैं, ये भी उसमें हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स। सीलियरी मूवमेंट यानी कि सीलिया के थ्रू जब हमारे बॉडी में किसी भी तरह का मूवमेंट होता है, अब जैसे ट्रैकिया है, हमारा ब्रोंकाई है, हमारा फेलोपियन ट्यूब है, इन सब के अंदर ना सीलिया पाए जाते हैं, छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, दैट इज नोन एज सीलिया। तो सीलियरी मूवमेंट किस तरह का मूवमेंट होगा, जिसमें फॉरेन सब्सटेंसेस को रिमूव कराया जाएगा। अब जैसे ट्रैकिया के अंदर सीलिया प्रेजेंट है, वो फॉरेन सब्सटेंसेस को रिमूव कराता है। ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब के अंदर सीलिया का मूवमेंट होता है, जो हमारे फीमेल्स में जो ओवा होती है, फीमेल की जो एग होती है, उसके मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। तो ये हो गया सीलियरी मूवमेंट। फिर आ जाता है मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट जो हमारे मसल्स के थ्रू हो रही है, और इसका एग्जाम्पल हो गया हमारे जॉज, लिम्स और टंग्स का मूवमेंट करना। ठीक है, टंग मूव कर रहा है तभी हम बोल पा रहे हैं। अगर जिन लोगों का टंग नहीं होता, या जिन लोगों मतलब मान लो किसी भी रीजन से अगर टंग नहीं है, तो बात नहीं कर पाओगे, बोल ही नहीं पाओगे। कैसे बोलोगे? ठीक है, इसी टंग के ही अलग अलग जगहों पे प्लेस्ड होने की वजह से हम अक्षरों का उच्चारण कर पाते हैं, हम किसी भी शब्द को बोल पाते हैं, हम किसी भी लेटर को प्रोनाउंस कर पाते हैं। ठीक है, कोई भी लेटर ले लो, ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, ठीक है, हमें पता है कि हमारा टंग का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जॉस के मूवमेंट अगर नहीं हो पाएंगे, अगर हमारा लोअर जॉ फिक्स्ड होता, तो क्या हम बात कर पाते, क्या हम खाना खा पाते? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लिम्स का मूवमेंट तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो, नाउ ह्यूमंस में और भी अलग अलग तरह के टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स होंगे। सबसे आखिरी में हम लोग देखेंगे फ्लैजुलर मूवमेंट, जो हेल्प करता है इन स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ, क्योंकि इनमें एक फ्लैजुला पाया जाता है, फ्लैजुला जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट करता है कैनाल सिस्टम में, स्पॉन्जेस में, और लोकोमोशन प्रोटोजोन्स में करता है, जैसे कि यूग्लिना हो गया। ठीक है, तो ये सारे फ्लैजुलर मूवमेंट्स हैं, जिसमें फ्लैजुला पाया जाएगा, चाहे वो स्पर्मेटोजोआ है, चाहे वो स्पॉन्जेस है, चाहे वो यूग्लिना है, जिनमें भी फ्लैजुला पाया जाएगा, उनमें फ्लैजुलर मूवमेंट देखी जाएगी। चलो, अब हम लोग देखते हैं ह्यूमन का मस्कुलर सिस्टम। ह्यूमन का मस्कुलर सिस्टम, जो सबसे पहले आप इसकी ओरिजिन पढ़ो। ओरिजिन क्या है? मीजोडर्मल ओरिजिन है। मैंने आपको बताया था कि 3 जर्मिनल लेयर्स पाए जाते हैं, 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स पाए जाते हैं, जो होता है एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। इन्हीं तीनों जर्माइनल लेयर से पूरी बॉडी के हर एक पार्ट, हर एक ऑर्गन, हर एक चीज का, हर एक समझ लो सिस्टम का डेवलपमेंट है। हमारा ब्लड, हमारा बोन, हमारा मसल, हमारा स्कल, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, हमारा किडनी, स्टमक, बाकी जितने भी ऑर्गन्स, हमारे स्किन, हमारा हार्ट, हमारा लंग, सब कुछ इन्हीं तीनों जर्माइनल लेयर्स में से किसी ना किसी लेयर से डेवलप होकर आया है। तो जो मसल्स है ना, वो मसल्स मीजोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। मसल कंस्टिट्यूट करते हैं लगभग 40 से 50% हमारे टोटल बॉडी के वेट का। मसल्स में एक्साइटेबिलिटी होती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है, एक्सटेंसिबिलिटी होती है और इलास्टिसिटी भी होती है। यानी कि मसल्स एक्साइट हो सकते हैं। किसी भी तरह के मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए मसल्स का एक्साइट होना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आपने कल न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ा, अगर एक्साइटेबिलिटी ना हो, अगर रीपोलराइजेशन ना हो, डीपोलराइजेशन ना हो, तो क्या न्यूरॉन्स का न्यूरॉन्स में ट्रांसमिशन हो पाएगा इम्पल्सेस का? नहीं हो पाएगा। एक्साइटेशन ही नहीं है तो कैसे वो इम्पल्स को ट्रांसमिट कर पाएगा? उसी तरह से मसल्स में भी एक्साइटेबिलिटी होना ज़रूरी है, कॉन्ट्रैक्शन होना ज़रूरी है, एक्सपेंशन होना ज़रूरी है, इलास्टिसिटी होना ज़रूरी है, अगर हमें मसल्स में मूवमेंट करानी है तो। अब लोकेशन के बेसिस पर मसल्स कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल जिसे स्ट्राइटेड या फिर वॉलेंटरी मसल भी बोला जा सकता है। स्ट्राइटेड मसल क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन मसल्स के जो स्ट्रिप्स होते हैं ना,
वो स्ट्राइटेड होते हैं, उनमें धारियां पाई जाती है, उसमें ऑल्टरनेट बैंड्स देखे जाते हैं, ए बैंड जेड बैंड देखा जाता है, ठीक है, टेपर्ड होते हैं एंडिंग में, इसीलिए ये स्ट्राइटेड कहलाते हैं। वॉलेंटरी भी इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि जितने भी मसल्स स्केलेटन से अटैच्ड होंगे, स्केलेटल बोन से अटैच्ड होंगे, वो सारे मसल्स मूवमेंट में काम आएंगे। और वो भी किस तरह का मूवमेंट? वॉलेंटरी मूवमेंट। वॉलेंटरी मूवमेंट वो मूवमेंट होता है जो आप अपने कॉन्शियस विल को से कंट्रोल करके करते हो। मतलब कि मुझे अगर अभी यहाँ से वहां तक चलकर जाना है तो मैं अपनी मर्जी से यहाँ से वहां तक चलकर जा रही हूँ। इसके लिए जो भी मसल्स इन्वॉल्व है वो सारे मसल्स मेरे स्केलेटल बोन से अटैच्ड होंगे और वो वॉलेंटरी मसल कहलाएंगे या स्ट्राइटेड मसल कहलाएंगे या फिर स्केलेटल मसल कहलाएंगे। तीसरा आ जाता है विसरल या नॉन स्ट्राइटेड या फिर स्मूथ मसल। तो विसरल, विसरा ऑर्गन, ठीक है, विसरल ऑर्गन, विसरल ऑर्गन्स में जहां पर भी मसल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपका एलिमेंट्री कनाल है, पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है, जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं आपके बॉडी के अंदर, उन सब में जो भी मसल पाया जाएगा, जिस तरह का मसल पाया जाएगा उसे विसरल मसल बोलेंगे। नॉन स्ट्राइटेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें स्ट्राइशंस प्रेजेंट नहीं होती हैं, धारियां प्रेजेंट नहीं होती है। और स्मूथ मसल इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्मूथ ऑर्गन्स में, सॉफ्ट ऑर्गन्स में ये वाले मसल्स पाए जाते हैं। और इसको नॉन वॉलेंटरी मसल भी बोला जाता है। इन वॉलेंटरी, रुको यहाँ लिख देती हूँ, इन वॉलेंटरी मसल भी इसे बोला जाता है। तीसरा है कार्डियक मसल। अब कार्डियक मसल की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ना बच्चों, वो स्ट्राइटेड और नॉन स्ट्राइटेड दोनों से ही मिलती जुलती है। मतलब इससे और इससे दोनों से मिलती जुलती ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगर इस वाले पार्ट की बात करें तो जैसे इसमें स्ट्राइशंस पाए जाते हैं वैसे ही कार्डियक मसल में भी स्ट्राइशंस पाए जाते हैं। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो जैसे ये इनवॉलेंट्री होता है वैसे ये भी इनवॉलेंट्री होता है। दिल का धड़कना, आपका दिल, आपके दिल में जो मसल्स हैं जिसको कार्डियक मसल कहेंगे हम, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड कर रहा है, उसमें कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं, उसके चेम्बर्स में एक्सपेंशंस हो रहा है, जिसके वजह से वो एक हार्ट बीट क्रिएट कर सकता है। क्या आपका हार्ट बीट आपके कंट्रोल में है? क्या आप जब चाहो अपनी हार्ट बीट रोक सकते हो? क्या आप जब चाहो अपनी हार्ट बीट रीस्टार्ट करा सकते हो? नहीं, है ना, ये आपके कॉन्शियस विल में नहीं है। तो ये इसमें जो मूवमेंट हो रहा है, इस कार्डियक मसल में जो मूवमेंट हो रहा है, that is not under your conscious will, that is involuntary movement। लेकिन involuntary movement होने के बाद भी इसमें जिस तरह के मसल्स पाए जाते हैं वो मसल स्ट्राइटेड होते हैं। इसीलिए कार्डियक क्या है, दोनों का इंटरलिंक्ड फॉर्म है। चलो, स्ट्राइटेड मसल अटैच होता है स्केलेटन से, अभी हमने पढ़ लिया। स्ट्राइशंस प्रेजेंट होते हैं, वॉलेंट्री होता है, रिच ब्लड की सप्लाई होती है, फटीग मसल होता है, यानी कि इस मसल में थकान आ जाती है, ये मसल बहुत जल्दी फटीग कर जाता है, ठीक है। मसल फाइबर इज मल्टी न्यूक्लियर, बहुत सारा न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है जिसको सिंसीशियम भी बोलते हैं। मोर माइटोकॉन्ड्रिया, ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की नीड होती है क्योंकि जितना ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा उतनी ज्यादा एनर्जी ये प्रोवाइड करेगा और एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वॉलंटरी एक्शंस परफॉर्म करने के लिए। चलो, विसरल या फिर स्मूथ मसल, विसरल ऑर्गन में स्ट्राइशंस एब्सेंट होते हैं, इनवॉलेंट्री होता है, ब्लड सप्लाई भी बहुत पुअर होता है, नॉन फटीग मसल्स होते हैं। नॉन फटीग क्यों होते हैं? अब आपको पता है थ्रू आउट द लाइफ बिना ही एक बार रुके हुए आपके स्मूथ मसल्स हमेशा काम पर लगे रहते हैं, हमेशा काम पर लगे रहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट उनमें होती रहती है, ठीक है। तो मतलब उनमें कभी फटीग आता ही नहीं है, आ ही नहीं सकता। आप अगर लगातार चलते ही रहो तो आप थोड़ी देर के बाद बिल्कुल अपने आप ही कोलैप्स कर जाओगे, आपके मसल्स जवाब दे देंगे, बिल्कुल भी ताकत नहीं बचेगी आपके मसल्स में, आपके बोन्स में कि अब आप एक कदम भी आगे चल पाओ, है ना। लेकिन विसरल ऑर्गन्स के साथ, विसरल मसल्स के साथ ऐसा केस नहीं है। यूनी न्यूक्लियर, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं मसल सेल्स में, लेस माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि उतनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये नॉन फटीग ऑलरेडी है तो इसमें ऐसा कुछ थकान मकान जैसी चीज नहीं होगी, आसानी से ये अपना फंक्शन कंटिन्यूअसली करता रहेगा।
कार्डियक मसल सिर्फ और सिर्फ हार्ट के वॉल में पाए जाते हैं, इसमें स्ट्राइशन प्रेजेंट होता है, इनवॉलेंट्री होता है। रिच ब्लड की सप्लाई होती है। रिच ब्लड की सप्लाई किसके थ्रू होती है? मैंने पढ़ाया था बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर के दिन। ब्लड हार्ट के मसल्स में या हार्ट के वॉल्स में जो सप्लाई करता है ब्लड का, वो कौन सप्लाई करता है? कोरोनरी आर्टरी करता है बेटा जी, ठीक है। रिच ब्लड सप्लाई लिखो यहाँ पर, कोरोनरी आर्टरी। इसी तरह से 2 या 2 से ज्यादा चैप्टर्स आपस में लिंक्ड हो जाते हैं और क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो हर चीज को आपस में एक दूसरे से लिंक करना सीखो। फिर देखो नॉन फटीग हो गया, ये भी नॉन फटीग है। जिंदगी भर आपका दिल धड़कता ही रहता है, धड़कता ही रहता है, उसमें वो मूवमेंट होती ही रहती है। ऐसा नहीं होता कि दिल अब बहुत ज्यादा थक गया है, अब उसको थोड़ा सा रोकना पड़ेगा धड़कना। जैसे ही दिल धड़कना बंद हुआ वैसे ही आपका कहानी खत्म। यूनिन्यूक्लिएट मोर माइटोकॉन्ड्रिया। यूनिन्यूक्लिएट क्योंकि इसको बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की तो जरूरत है, मोर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है बिकॉज इसको एनर्जी रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। जिंदगी भर धड़कना है ना, इसे जिंदगी भर धड़कना है, प्लस इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की इसलिए भी ज्यादा जरूरत होती है, ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए भी प्रेजेंट होते हैं क्योंकि इसमें भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। इसमें भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा जिसके वजह से इम्पल्सेस जनरेट होती हैं और आपका कार्डियक चैम्बर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता रहता है। तो इस काम के लिए ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की रिक्वायरमेंट है। कंपैरिजन एक बार कर लो फटाफट से, बस सेम चीज है जो आपने अभी पिछले 3 स्लाइड्स में पढ़ी है। स्केलेटल अटैच होगा स्केलेटन से, विसरल ऑर्गन से, और कार्डियक मसल हार्ट के वॉल में प्रेजेंट होगा। स्केलेटल में स्ट्राइशंस प्रेजेंट होंगे, इसमें स्ट्राइशंस एब्सेंट होंगे, इसमें फिर से स्ट्राइशंस प्रेजेंट होंगे। वॉलेंट्री होगा स्केलेटल मसल, इनवॉलेंट्री होगा विसरल मसल, और इनवॉलेंट्री ही होगा कार्डियक मसल भी। स्केलेटल मसल में रिच ब्लड की सप्लाई होगी, विसरल में पुअर ब्लड की सप्लाई होगी, कार्डियक में फिर से रिच ब्लड की सप्लाई होगी। अगर कार्डियक वॉल्स में, अगर कार्डियक मसल्स में रिच ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है तो क्या हो जाता है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाता है या फिर हार्ट फेलियर का भी खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। फटीग मसल, नॉन फटीग मसल, फिर ये भी नॉन फटीग मसल है। स्केलेटल मसल्स आर मल्टी न्यूक्लिएट जिसको सिंसेशियम कंडीशन भी कहते हैं। विसरल मसल यूनी न्यूक्लिएट होता है और कार्डियक मसल भी यूनी न्यूक्लिएट होता है। स्केलेटल मसल में ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की नीड होती है, इसलिए ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। विसरल मसल में कम माइटोकॉन्ड्रिया देखे जाते हैं और कार्डियक मसल में फिर से बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया देखे जाते हैं। आगे चलो, अब हम लोग देखेंगे एक स्ट्राइटेड मसल का स्ट्रक्चर, ठीक है। एक स्ट्राइटेड मसल का स्ट्रक्चर देख लो फटाफट से। स्केलेटल मसल बहुत सारे मसल बंडल से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है? मसल बंडल से। उसी को हम फेसिकल्स कहते हैं। ध्यान से सुनना, अभी हर एक चीज के अंदर कोई एक ऐसी टर्मिनोलॉजी होगी, फिर उसके अंदर भी एक ऐसी टर्मिनोलॉजी होगी। ध्यान से सुनना, स्केलेटल मसल बहुत सारे मसल बंडल या फिर फेसिकल से बने हुए होते हैं। फेसिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोलाजेनस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर जिसे फेसिया बोला जाता है। सारे फेसिकल्स को हेल्ड टुगेदर कर दिया जाएगा और उसे हम फेसिया कहेंगे, ठीक है। ईच फेसिकल कंटेन्स मैनी मसल फाइबर। हर एक फेसिकल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं। तो सबसे बड़ा जो इस स्लाइड में आप सबसे बड़ा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो वो क्या पढ़ रहे हो? वो आप पढ़ रहे हो फेसिया, राइट। फेसिया है ये। इस फेसिया के अंदर बहुत सारे फेसिकल्स हैं। हर एक फेसिकल के अंदर एक मसल फाइबर है, ठीक है। मसल फाइबर इज द स्मॉलेस्ट थिंग यू हैव स्टडीड इन दिस स्लाइड। अब आगे देखो, मसल फाइबर्स लाइंड होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जिसको सार्कोलेमा कहते हैं। लेमा का मतलब भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होता है। सार्कोलेमा मसल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे कहेंगे, जो इनक्लोज करता है सार्कोप्लाज्म को। सार्कोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म है मसल के फाइबर सेल का। मसल के फाइबर्स के अंदर के फ्लूइड मैट्रिक्स को, साइटोप्लाज्म को हम सार्कोलेमा कहेंगे। और मसल फाइबर के चारों तरफ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो कवर्ड हो चुकी होती है उसे हम सार्कोलेमा कहेंगे। ये क्लियर हो गया? मसल फाइबर, चारों तरफ से सार्कोलेमा और उसके अंदर सार्कोप्लाज्म। डन।
ईच मसल फाइबर कंटेन्स पैरेलली अरेंज्ड मायोफिलामेंट्स, हर एक मसल फाइबर के अंदर मायोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे मायोफिब्रिल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसे? मायोफिब्रिल। अब देखो ये क्या है, ये एक मसल फाइबर है, चारों तरफ से ये लाइंड है सार्कोलेमा से, और उसके अंदर बहुत सारे मायोफिब्रिल है। अब इस स्लाइड में आपने ये पढ़ा कि सबसे छोटा स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल बहुत सारे होंगे एक मसल फाइबर के अंदर। मसल फाइबर प्रेजेंट होगा फेसिकल्स के अंदर, मसल बंडल के अंदर, और फेसिकल्स जो होंगे वो फेसिया के अंदर प्रेजेंट होंगे। डन। चलो, ये कभी कभी ऑर्डर में अरेंज करने को आ जाता है क्वेश्चन में कि अरेंज करो इन सबको सबसे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर में, तो ऐसे करके भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। नाउ फिर से देखो, अब जो मायोफिब्रिल आपने पढ़ा ना बेटा, उसके पास भी ऑल्टरनेट डार्क और लाइट स्ट्राइशंस होते हैं। इसीलिए लाइट और डार्क स्ट्राइशन होने की वजह से हम इस तरह के मसल को स्ट्राइटेड मसल कहते हैं, क्योंकि हमें ऑल्टरनेट कलर की धारियां नजर आती हैं। ठीक है, ब्लैक वाइट, ब्लैक वाइट, मतलब मैं ब्लैक वाइट ऐसे ही बोल रही हूँ, लाइट कलर और डार्क कलर ऐसा करके होता है, कोई ऐसा पर्टिकुलर कलर नहीं होता। आइसोट्रोपिक या फिर आई बैंड हम कहेंगे लाइट स्ट्राइशन को, और डार्क स्ट्राइशन को हम एनआइसोट्रोपिक या फिर ए बैंड कहेंगे। ठीक है, अब कैसे याद रहेगा आपको कि डार्क वाला जो है वो ए बैंड है और लाइट वाला जो है वो आई बैंड है? डार्क का स्पेलिंग देखो, DARK, यानी सेकेंड लेटर जो है वो है ए। ठीक है, अगर सेकेंड लेटर ए है तो वो क्या हो जाएगा? एनआइसोट्रोपिक हो जाएगा। क्या होगा? एनआइसोट्रोपिक, और इसीलिए हम उसको ए बैंड बोलेंगे। ये मैं याद करने का ट्रिक बता रही हूँ, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि सेकेंड लेटर की वजह से इसका नाम है, एनआइसोट्रोपिज्म की वजह से इसका नाम ऐसा है। और लाइट बैंड जो है वो आइसोट्रोपिक होता है। और आपको याद कैसे रखना है? लाइट की स्पेलिंग LIGHT, तो सेकेंड लेटर इसमें आई है तो ये आइसोट्रोपिक होगा या फिर आई बैंड होगा। ऐसे करके आपको सेकेंड लेटर दोनों में देख लेना, जो भी सेकेंड लेटर होगा उससे आपको याद आ जाएगा कि अगर ए है तो एनआइसोट्रोपिक और ए बैंड, अगर आई है तो आइसोट्रोपिक और आई बैंड। ठीक है, ये आपका एक छोटा सा निमोनिक हो गया याद करने के लिए। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 फाइब्रस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जिसको हम थिन एक्टिन फिलामेंट कहते हैं और थिक मायोसिन फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, ये जो ऑल्टरनेट डार्क और लाइट स्ट्राइशंस है, ये किसके वजह से है? 2 तरह के बैंड्स के वजह से, 2 तरह के फिलामेंट्स के वजह से। एक है एक्टिन जो कि थिन फिलामेंट होगा, और एक होगा मायोसिन जो कि थिक फिलामेंट होगा। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, ये ब्लड वेसल हो गया। ठीक है, दिस इज ब्लड वेसल या फिर नर्व, दिस इज फेसिकल, और उसके बाद ये पूरा फेसिया है, दिस इज फेसिकल, फिर है मसल फाइबर, दिस इज मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल में आपको दिखेंगे ऑल्टरनेट बैंड्स। ठीक है, चलो नाउ आई बैंड जो है वो एक्टिन कंटेन करता है। मैंने अभी आपको बताया ना, एक्टिन क्या है? थिन फिलामेंट है। जो थिन होगा वो लाइट कलर का दिखेगा, जो थिन होगा वो लाइट कलर का दिखेगा, यानी कि आई बैंड में आपको एक्टिन दिखाई देगा। और ए बैंड कंटेन करता है एक्टिन भी और मायोसिन भी। ए बैंड जो कि डार्क बैंड है, ए बैंड जो कि डार्क बैंड है, वो एक्टिन भी कंटेन करेगा और मायोसिन भी कंटेन करेगा, और ये दोनों आपस में पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। ये दोनों आपस में पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, देखो दिस इज आई बैंड और ये दोनों मिलाकर है क्या? ए बैंड। ठीक है, चलिए नाउ ए बैंड जो है वो बियर कर रहा है लाइटर मिडिल रीजन, जिसे हम एच बैंड कहते हैं। ए बैंड लाइटर मिडिल रीजन कंटेन करता है, दिस वन। ठीक है, इसको एच जोन कहेंगे या एच बैंड कहेंगे। इट इज फॉर्म्ड ओनली ऑफ मायोसिन, इसमें सिर्फ और सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है। जो थिन डार्क लाइन है जिसको हम एम लाइन कहते हैं, वो रन कर रही है थ्रू द सेंटर ऑफ एच जोन। बिल्कुल ही एच जोन के सेंटर में एम लाइन रन कर रही है, जो कि क्या है? थिन है लेकिन डार्क लाइन है।
है ना, थिन है बट डार्क लाइन है। आगे देखो, आई बैंड बाइसेक्ट होती है बाय डेंस डार्क बैंड जिसे जेड लाइन बोला जाता है। आई बैंड जो है वो बाइसेक्ट हो जाती है, देखो ऐसे टूट जाती है इस तरह से, इसी को जेड लाइन बोलते हैं। रीजन बिटवीन टू जेड लाइन इज कॉल्ड सार्कोमियर। ये वाला जेड लाइन और ये वाला जेड लाइन, दो जेड लाइन के बीच के ही रीजन को हम सार्कोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं हम? सार्कोमियर। और यही सार्कोमियर क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है मसल का। यही सार्कोमियर मसल का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। जिस तरह से नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन होता है, किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन होता है, उसी तरह से मसल का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन होगा? सार्कोमियर होगा। सार्कोमियर, ठीक है, इसी के वजह से सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म ये सारे नाम पड़े। चलो, आई बैंड को अगर आप बाइसेक्ट कर दोगे एक डेंस बैंड में तो उसको हम जेड लाइन कहेंगे, और दो जेड लाइन के बीच के हम रीजन को हम सार्कोमियर कहेंगे। इस तरीके से दिखाई देता है रियल में। रियल इमेज इसकी ऐसी है, ठीक है। ये वाला पूरा एच जोन है, मिडिल में हल्का सा जो डार्क कलर है वो है एम लाइन, फिर जेड लाइन है जो बाइसेक्ट करता है लाइट बैंड्स को, और दो जेड लाइन के बीच के रीजन को हम पूरा सार्कोमियर कहते हैं। एक्टिन का एक बार आप लोग स्ट्रक्चर देख लो, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एक्टिन, फिर मायोसिन का भी अभी हम लोग देखेंगे। एक्टिन फिलामेंट बना हुआ होता है दो फिलामेंट ऑफ एक्टिन से, विच इज अ डबल हेलिक्स फॉर्म, ठीक है। एफ एक्टिन क्या है? पॉलीमर है मोनोमरिक ग्लोबुलर एक्टिन का। एक्टिन कंटेन करते हैं दो अदर प्रोटीन जिसे ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन बोला जाता है। एक्टिन दो अदर प्रोटीन्स कंटेन करेंगे। एक्टिन खुद एक तरह का कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, लेकिन वो भी बना हुआ होता है किसका? ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन प्रोटीन से। नाउ जो दो फिलामेंट्स होते हैं ट्रोपोमायोसिन के, वो रन करेंगे अलोंग द ग्रूव्स ऑफ एफ एक्टिन और एक डबल हेलिक्स बना लेंगे। एक डबल हेलिक्स बना लेगा ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोनिन के 3 सब यूनिट्स होते हैं जो लोकेटेड होते हैं थोड़े थोड़े इंटरवल्स में ऑन द ट्रोपोमायोसिन। सी दिस, ये है ट्रोपोमायोसिन, ये वाला पार्ट, ये है ट्रोपोमायोसिन जो कि रन कर रहा है, दो फिलामेंट जो है रन कर रहे हैं और ग्रूव बना रहे हैं, एक डबल हेलिक्स बना रहे हैं। उसके बाद ट्रोपोनिन जो कि 3 सब यूनिट से बना हुआ है, वो थोड़े थोड़े इंटरवल्स में ट्रोपोमायोसिन के ऊपर प्रेजेंट है। अब अगर रेस्टिंग स्टेट देखा जाए तो एक सब यूनिट ट्रोपोनिन का मास्क करता है बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट के अंदर ट्रोपोनिन जो है वो मास्क करता है बाइंडिंग साइट, किसके लिए? मायोसिन के लिए, ताकि मायोसिन इसके ऊपर आकर बाइंड कर सके, मायोसिन का अटैचमेंट इसमें हो सके, तभी तो दोनों मिलकर फिर डार्क बैंड बनाएंगे, है ना। ईच मायोसिन, अब देखो मायोसिन का स्ट्रक्चर कैसा है। ईच मायोसिन फिलामेंट इज अ पॉलीमर ऑफ मेनी मोनोमरिक प्रोटीन जिसको हम मीरोमायोसिन कहते हैं। उधर एक्टिन किस किस प्रोटीन से बन रहा था? दो अलग अलग तरह के प्रोटीन से, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, लेकिन यहाँ पर मीरोमायोसिन से बना हुआ होता है मायोसिन का फिलामेंट। बहुत सारे मोनोमरिक मीरोमायोसिन के पॉलीमर से बना हुआ होता है मायोसिन फिलामेंट। मीरोमायोसिन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है हैवी मीरोमायोसिन या फिर HMM, या उसको क्रॉस आर्म भी बोल सकते हैं, जो बना हुआ होता है ग्लोबुलर हेड और शॉर्ट आर्म से। ये प्रोजेक्ट करेगा बाहर की तरफ। लाइट मीरोमायोसिन और LMM से बना हुआ होता है टेल। सी दिस इज LMM, लाइट मीरोमायोसिन टेल, और ये क्या है? HMM है, ये है हैवी मीरोमायोसिन हेड, ठीक है। चलो, now the globular head is an active ATPase enzyme. It has binding sites for ATP और active site for actin. उधर एक्टिन में जो ट्रोपोनिन था वो कंटेन कर रहा था बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन, और यहाँ पर मायोसिन जो है ये कंटेन कर रहा है, इसका जो हेड वाला रीजन है ये कंटेन कर रहा है एक्टिव साइट एक्टिन के लिए।
दोनों के पास ही एक्टिव साइट्स हैं बाइंड करने को, तो वो आपस में बाइंड कर जाएंगे। ठीक है, चलो मैकेनिज्म एक बार देख लेते हैं मसल के कॉन्ट्रैक्शन का, किस तरह से मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन आ रही है इन एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट्स की वजह से। नाउ अकॉर्डिंग टू द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, कॉन्ट्रैक्शन जब एक मसल फाइबर की होती है तो वो स्लाइडिंग की वजह से होती है। थिन फिलामेंट्स जो है स्लाइड करते हैं ओवर द थिक फिलामेंट, जिसको मायोसिन बोला जाता है। यानी कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ये कहता है कि जो थिन फिलामेंट है, जो एक्टिन है, वो मायोसिन के ऊपर ऐसे स्लाइड कर जाएगी। पतली फिलामेंट होती है, राइट, पतली फिलामेंट होती है, ये इसके ऊपर स्लाइड कर जाएगी। सी दिस इज द एक्टिव पॉइंट। ये क्या है? एक्टिव पॉइंट है। मायोसिन का जो हेड है, थिक फिलामेंट, मायोसिन का हेड कंटेन कर रहा है एक्टिव साइट फॉर बाइंडिंग ऑफ एक्टिन। ठीक है, एक्टिन के पास भी क्या है? ट्रोपोनिन है, जो 3 ट्रोपोनिन मास कर रहे थे बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन, वहीं पर ये बाइंड करेंगे और ये इसके ऊपर स्लाइड कर जाएगा। नाउ अब देखो किस तरह से इम्पल्स ट्रैवल करते हैं ताकि कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन आए मसल में कॉन्ट्रैक्शन आए बेसिकली। एन इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस रीचेस द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यानी कि मोटर एंड प्लेट पे पहुंचता है मोटर न्यूरॉन के थ्रू। ये तो आपको पता ही है ना, लास्ट लेक्चर में मैंने समझाया कि न्यूरल मैकेनिज्म किस तरह से काम कर रहा है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है? सिनैप्स बिटवीन मोटर न्यूरॉन और सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर। मोटर न्यूरॉन ही तो मसल इफेक्टर मसल को सिग्नल पहुंचाता है कि तुम्हें ये पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करना है। तो वही मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर के सार्कोलेमा के बीच का जो जंक्शन होता है, जो सिनैप्स होता है, उसी को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हम बोलते हैं। यानी कि एक मोटर न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर एक मोटर यूनिट को कंस्टिट्यूट करेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलो, सिनैप्टिक वेसिकल रिलीज करती है न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलिन। ये जनरेट करेगी एक्शन पोटेंशियल सार्कोलेमा में, जो स्प्रेड होती है थ्रू आउट द मसल फाइबर, जो स्प्रेड हो जाएगी थ्रू आउट द मसल फाइबर। अब इसके वजह से, सिंपल्स की वजह से कैल्शियम आयन रिलीज करेगा हमारे सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्ने से सार्कोप्लाज्म में। सार्कोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम आयन जो हैं वो रिलीज हो गए। अब कैल्शियम बाइंड करेगा ट्रोपोनिन के सब यूनिट के साथ, ट्रोपोनिन जो कि एक्टिन फिलामेंट का पार्ट था, और अनमास्क करेगा मायोसिन की एक्टिव साइट्स को। पहले क्या हो रहा था? मायोसिन में जो एक्टिव साइट्स हैं उसमें मास्किंग कर दी गई है, लेकिन ये अनमास्क कर देता है। अब एटीपी हाइड्रोलिसिस कराकर जो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को यूज करके मायोसिन का जो हेड है वो बाइंड करेगा एक्टिन में जो प्रेजेंट एक्टिव साइट्स हैं उसके साथ। कहाँ पर एक्टिव साइट्स हैं? ट्रोपोनिन में एक्टिव साइट्स हैं, राइट, और फॉर्म करेगा एक क्रॉस ब्रिज। ये पुल करता है एक्टिन के फिलामेंट्स को दोनों साइड से टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड, और फिर एक्टिन फिलामेंट पार्शियली ओवरलैप कर जाता है ताकि पूरा का पूरा एच जोन डिसअपियर कर जाए। पूरा का पूरा एच जोन डिसअपियर कर जाए। वो जो बीच का जो मिडिल जोन था, जिसके बिल्कुल बीचों बीच एम लाइन प्रेजेंट थी, वही एच जोन पूरा डिसअपियर हो जाएगा। अब देखो, जो जेड लाइन है ना, जिसने बाइसेक्ट किया था, जो 2 जेड लाइन के बीच में हम कह रहे थे कि वो क्या है? सार्कोलेमा है, ठीक है, सॉरी सार्कोमियर है। तो वही जेड लाइन अटैच होती है एक्टिन के साथ और वो अंदर की तरफ उसे पुल करती है, जिसके वजह से शॉर्टनिंग हो जाएगा सार्कोमियर का। अंदर की तरफ वो उसे पुल करेगी, सार्कोमियर शॉर्ट कर जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब आई बैंड तो शॉर्टन हो गया और ए बैंड रिटेन करता है अपनी लेंथ को, जिसके वजह से कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है बच्चों। ठीक है, मायोसिन रिलीज करेगा एडीपी और पीआई यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और वापस से चला जाता है अपने रिलैक्स्ड स्टेट में। फिर से एटीपी बाइंड करेगी और क्रॉस ब्रिज जो है वो ब्रेक कर जाएगा। एटीपी फिर से हाइड्रोलाइज होगी बाय द मायोसिन हेड और पूरा का पूरा प्रोसेस फिर से रिपीट होता है और फर्दर स्लाइडिंग कॉज होती है। फिर से क्या होगा? जो एच जोन है डिसअपियर कर जाएगा।
फिर से जो जेड लाइन है वो शॉर्टन हो जाएगी, फिर से क्या होगा, ए बैंड जो है वो शॉर्ट कर जाएगा लेकिन आई बैंड जो है वो रिटेन कर जाएगा। ऐसे कर करके स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी आगे बढ़ जाती है। नाउ जब कैल्शियम के आयंस पंप बैक हो जाते हैं सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्ने में, थिन फिलामेंट अगेन मास्किंग कर लेता है, फिर से वो मास्किंग कर लेगा जिसके वजह से जेड लाइन अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चली जाएगी और रिलैक्सेशन आ जाएगा मसल्स में। जब जेड लाइन छोटी हो रही थी तो यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, जेड लाइन का छोटा होना यानी सार्कोमियर का छोटा होना, और सार्कोमियर क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है मसल फाइबर का, तो ऑब्वियसली मसल में कॉन्ट्रैक्शन आएगा अगर जेड लाइन में कॉन्ट्रैक्शन आया तो, या शॉर्टनिंग हुई तो, राइट। चलो, जो रिएक्शन टाइम होता है फाइबर्स का वो अलग अलग मसल में वेरी करता है। अगर रिपीटेडली एक्टिवेशन होता जाए मसल्स में तो वो लीड करता है एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, जो आप लोगों ने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, 10th में जब आप लोग थे तब भी आपने पढ़ा था कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है जब मसल फटीग आती है। इट कॉजेस मसल फटीग, दिस इज ड्यू टू एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन मसल्स। ये किस वजह से होता है, ग्लाइकोजन के एनारोबिक ब्रेकडाउन की वजह से ये हो जाता है, जब पाइरुवेट से सीधा सीधा लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो नाउ रेड मसल फाइबर और व्हाइट मसल फाइबर दो अलग अलग तरह के मसल फाइबर्स होते हैं, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आएगा, रेड वाले को एरोबिक मसल फाइबर भी बोला जाता है, रेड कलर प्रेजेंट होती है मायोग्लोबिन के प्रेजेंस की वजह से, इसमें ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा और एरोबिक मेटाबॉलिज्म भी होगा। एरोबिक मेटाबॉलिज्म यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होना, किस चीज का ब्रेक डाउन होना, ग्लूकोज का, फैट का, कार्बोहाइड्रेट का। स्लो और सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन इसमें देखी जाती है, किसमें, रेड के रेड एरोबिक मसल फाइबर्स में, ठीक है। व्हाइट मसल फाइबर्स के बारे में देखो, व्हाइट कलर होता है क्योंकि कम मायोग्लोबिन होती है, इसमें कम माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होता है यानी कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हो रहा है या ब्रेक डाउन हो रहा है उसे हम एनारोबिक मेटाबॉलिज्म कहेंगे। ज्यादा तेजी से कॉन्ट्रैक्शन होता है लेकिन शॉर्ट पीरियड के लिए ही होता है, ठीक है। चलो नाउ फाइनली अब हम लोग देखेंगे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम पूरा का पूरा, जो कि कंसिस्ट करता है बोन्स के फ्रेमवर्क से और प्लस कुछ कार्टिलेजेस भी प्रेजेंट होती है जो उन बोन्स के आसपास प्रेजेंट होगी, उसे जोड़ने के लिए, उसे सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए और प्लस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। नाउ बोन जो है बहुत ही हार्ड मैट्रिक्स का बना हुआ होता है क्योंकि वो कैल्शियम के सॉल्ट्स के डिपोजिशन से बनता है। कार्टिलेज थोड़ा ज्यादा प्लायबल मैट्रिक्स से बना होता है, थोड़ा सा वो सॉफ्ट होता है क्योंकि उसमें कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। कैल्शियम सॉल्ट्स ज्यादा हार्ड है एज कंपेयर टू कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स। तो आगे देखो, पूरा का पूरा ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम जो है उसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन जो बिल्कुल ही एक्सिस में प्रेजेंट होती है, जो कंस्टिट्यूट करेगा हमारा हेड का बोन, हमारा वर्टिब्रल कॉलम, दिस स्टर्नम वाला पार्ट, हमारे रिब्स वाला पार्ट, पूरा जो बिल्कुल ही बीचों बीच बॉडी के बिल्कुल ही बीचों बीच वाला पार्ट जो होगा, एक्सिस वाला पार्ट जो होगा, उसको कंस्टिट्यूट करने वाले स्केलेटल पार्ट को हम एक्सियल स्केलेटन कहेंगे। अपेंडिकुलर स्केलेटन हम कहते हैं जो अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं एक्सिस के अलावा, मतलब एक्सिस से जुड़े हुए जो बाकी के चारों तरफ से फैले हुए बोन्स होंगे उसे हम अपेंडिकुलर स्केलेटन कहेंगे। दो ज्यादा अपेंडेजेस जो जुड़े हुए होते हैं एक्सिस से ताकि वो अलग अलग तरह के फंक्शंस परफॉर्म कर सके, ठीक है। अब अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे फोर लिम्स के बोन्स आ जाएंगे, हमारे दोनों हाथों के बोन्स ऑफ हाइंड लिम्स आ जाएंगे, हमारे दोनों पैरों के लिम्स आ जाएंगे, फिर पेक्टोरल गर्डल आ जाएगा, पेल्विक गर्डल आ जाएगा, ठीक है, चेस्ट का बोन और कमर का बोन आ जाएगा, ठीक है। चलो स्कल का देख लो। सबसे पहले स्कल का जो बोन है वो इंक्लूड करता है, हेड का जो बोन है वो इंक्लूड करता है
स्कल जिसमें 22 बोन्स होते हैं, आपस में अटैच्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इसके अलावा एक हायोइड बोन होता है और 6 ईयर ऑसिकल्स होते हैं, 3 इंटू 2, 2 तरफ है ना आपके ईयर्स, तो 3 एक साइड में ईयर ऑसिकल्स के बोन होंगे और टोटल मिलाकर 6 होंगे, यानी कि 22 प्लस 1 23 प्लस 6 29 बोन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे हेड रीजन में। सिर्फ और सिर्फ हमारे हेड में ही 29 बोन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नाउ स्केल को भी बाइफरकेट कर दिया जाए, चलो इंक्लूड करेगा क्रेनियल बोन और फेशियल बोन। हमारा पूरा स्कल जो है इसमें हमारा फेस भी आ जाता है और हमारा ये क्रेनियम वाला पार्ट भी आ जाता है। तो जो क्रेनियल बोन्स है वो टोटल 8 होती हैं, जो इंक्लूड करता है एक फ्रंटल, दिस वन इज फ्रंटल, दिस इज वन फ्रंट, ठीक है। फिर 2 पैराइटल, दिस वन इज पैराइटल। फिर आ जाता है टेम्पोरल, ठीक है, टेम्पोरल वाला पार्ट, ऑसिपिटल, ऑसिपिटल वाला पार्ट, स्फेनॉइड और इथमॉइड जो कि थोड़ा अंदर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, दैट इज क्रेनियल बोन। फेशियल बोन इंक्लूड करेगा 2 नेजल बोन, ठीक है, 2 मैक्सिला, जाइगोमैटिक्स, दोनों जो ये आपके चीक वाले बोन्स होते हैं जहां पर ब्लश लगाती हैं लड़कियां, दैट इज जाइगोमैटिक्स। फिर आ जाता है लक्राइमल्स जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जिसके साथ लक्राइमल ग्लैंड जुड़ा हुआ होता है जो टीयर सिक्रीट करता है। फिर आ जाता है पैलेटाइन, पैलेटाइन्स आर 2, ठीक है, ये आपके अंदर वाला अंदर वाला पैलेटाइन। इंफीरियर नेजल और एक मैंडिबल, एक वोमर बोन, वोमर बोन इज दिस वन बोन, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर भी देख सकते हो, देखो लक्राइमल आपके आंखों वाला, इथमॉइड जो अंदर की तरफ है, नेजल बोन 2, जाइगोमैटिक्स आपका चीक वाला बोन दैट इज मैक्सिला, नीचे वाला इज मैंडिबल, हायोइड एक ही बोन जो होता है अंदर की तरफ में दैट इज प्रेजेंट इन योर स्कल, ऑसिपिटल कॉन्डाइलिस, ऑसिपिटल बोन इधर की तरफ, टेम्पोरल ये वाला पार्ट, पैराइटल ये वाला पार्ट और फ्रंटल ये वाला पार्ट, ठीक है। पूरा का पूरा बाइफरकेट हो गया आपका स्कल का बोन्स। चलो आगे देखो, ये तो हो गया ना। चलो हेड के बोन्स टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए हेड के बोन्स में, एक तो स्कल हो गया 22 ना, हाँ, और फिर एक आ जाता है हायोइड बोन जो यू शेप का बोन होता है फ्लोर ऑफ बकल कैविटी में, हमारे बकल कैविटी के फ्लोर में जो एक बोन होता है सिंगल बोन दैट इज हायोइड बोन। चलो फिर ईयर ऑसिकल्स, मेलियस इनकस और स्टेपिस, मेलियस इनकस स्टेपिस एक साइड, मेलियस इनकस स्टेपिस 2 साइड, तो टोटल 6 बोन्स हो गए। 22 आपके स्कल का बोन जो क्रेनियल और फेशियल दोनों को मिलाकर है, प्लस एक हायोइड बोन 23 प्लस 6 ईयर ऑसिकल्स के बोन, टोटल 29, तो पूरा स्कल का 29 बोन हो गया, है ना। नाउ जो स्कल है वो आर्टिकुलेट करता है पहले वर्टिब्रा जिसको एटलस बोला जाता है, और वर्टिब्रल कॉलम से विद द हेल्प ऑफ 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइलिस जिसे डाइकॉन्डाइलिक स्कल बोलते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे वर्टिब्रल कॉलम के बारे में, जिस तरह से वहां पर 29 बोन से हमारा स्कल बना हुआ था, यहाँ पे 26 बोन से हमारा वर्टिब्रल कॉलम या वर्टिब्रा बना हुआ है, डिवाइडेड है सर्वाइकल, थोरासिक, लंबर, सेक्रल और कॉकेजियल में। सर्वाइकल 7 होंगे, ठीक है, थोरासिक 12 होगा, लंबर 5 होगा, सेक्रल 1 होगा फ्यूज फॉर्म में, कोकिजियल भी 1 ही होगा फ्यूज फॉर्म में। याद करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ, सर्वाइकल स से स्टार्ट होता है और स से 7 भी स्टार्ट होता है, स से 7 भी होता है, ठीक है, तो 7 हो जाएगा सर्वाइकल। थोरैसिक टी से थोरैसिक स्टार्ट होता है और टी से 12 भी स्टार्ट होता है, तो थोरैसिक के आगे आपको 12 लिख देना है। लंबर, लंबर वर्ड में ही अगर आप आर हटा दो तो क्या बन जाएगा, लंबा बन जाएगा, लंबा, और लंबा में कितने लेटर्स होंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, तो इसके आगे आप 5 लिख दो। सेक्रल और कोकिजियल आपको याद होना ही चाहिए कि दोनों में एक ही बोन है लेकिन वो फ्यूज्ड फॉर्म में है। चलो बच्चों
तो ये हो गए सारे के सारे वर्टिब्रल कॉलम के बोन्स। वर्टिब्रा के पास एक सेंट्रल हॉलो पोर्शन होता है जिसको हम न्यूरल कैनाल कहते हैं, जिसके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड पास कर रही है। तो नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 एंड ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स, जितने भी मैमल्स होते हैं उन सब में सर्वाइकल जो है 7 वर्टिब्रा का बना हुआ होता है। वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड को, सपोर्ट करती है हेड को, एंड इट सर्व्स एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स और मस्कुलेचर ऑफ द बैक। नाउ अब हम बात करेंगे स्टर्नम के बारे में, जिसे ब्रेस्ट बोन भी बोला जाता है, दिस वाला पार्ट, ठीक है। एक फ्लैट बोन होती है ऑन द वेंट्रल मिडलाइन ऑफ द थोरैक्स, बिल्कुल ही बीचों बीच जो स्टर्नम प्रेजेंट होती है, आप टच करके भी खुद से भी छू सकते हो, बिल्कुल ही फ्लैट होगी, बिल्कुल बीचों बीच पाई जाती है ये फ्लैट बोन, दैट इज नोन एज स्टर्नम, दैट इज नोन एज स्टर्नम, ठीक है। चलो एक तो हो गया अब आपका स्टर्नम यानी कि ब्रेस्ट बोन। फिर आ जाते हैं रिब्स। रिब्स अटैच्ड होते हैं, पीछे की तरफ जाते हैं और वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड होते हैं। कुछ रिब्स ऐसे होते हैं जो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच नहीं होते, उसे हम लोग फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। 3 तरह के रिब्स होंगे। सबसे पहला जो 7 पेयर होगा रिब्स का वो होगा ट्रू रिब, स्टार्ट होता है बिल्कुल ही यहाँ से। फिर ये वाला जो कॉलर बोन देख रहे हो ये भी आपका एक तरह से रिब वाला ही पार्ट है, ठीक है। वर्टिब्रोकॉन्ड्रल जो है वो फॉल्स रिब्स होंगे, वो 8th, 9th और 10th पेयर होंगे। और फॉल्स रिब हम उसे इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ट्रू रिब्स के साथ ही अटैच्ड होते हैं, ये वाला देखो, ठीक है, ये ट्रू रिब्स के साथ ही अटैच्ड है, इसीलिए हम इसको वर्टिब्रोकॉन्ड्रल फॉल्स रिब्स कहते हैं। और फिर आ जाता है फ्लोटिंग रिब जो कि 11th और 12th होता है, दिस 11th और दिस 12th, दिस इज फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है, जो कि बिल्कुल फ्लोट कर रहा है, वो किसी से भी जुड़ा हुआ नहीं है। चलो रिब्स हो गए 12 पेयर्स में। रिब हैज 2 आर्टिकुलेशन सरफेस डॉर्सल एंड में, इसीलिए उसे बाइसेफेलिक कहते हैं। ट्रू रिब अटैच होती है थोरैसिक वर्टिब्रे के साथ और वेंट्रली कनेक्टेड होती है स्टर्नम से विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। कार्टिलेज के टाइप्स भी अभी हम लोग देखेंगे आगे चलकर कि कौन कौन से कार्टिलेजेस होते हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट। फॉल्स रिब किसी से भी आर्टिकुलेट नहीं करती डायरेक्टली स्टर्नम में, लेकिन वो 7th रिब्स के साथ ज्वाइन हो जाती है हाइलिन कार्टिलेज के थ्रू, इसीलिए हम उसको फॉल्स रिब कहते हैं। फ्लोटिंग रिब्स किसी से भी वेंट्रली कनेक्टेड नहीं होती है बच्चों। अगला आ जाता है अपेंडिकुलर स्केलेटन में। पूरा का पूरा एक्सियल स्केलेटन आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अपेंडिकुलर स्केलेटन में देखो सबसे पहले आ जाएंगे 4 लिम्स के बोन्स, आपके दोनों हाथों के बोन्स, तो वो इंक्लूड करेगा एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना, कार्पल यानी कि रिस्ट बोन जिसमें 8 बोन्स होती हैं, मेटाकार्पल यानी कि पाम बोन्स, ये वाली बोन्स पाम बोन्स जो कि टोटल 5 होती हैं, और फेलेंजेस पाम बोन्स 5 होंगी, और फेलेंजेस यानी डिजिट्स, ये उंगलियां, टोटल इनमें 14 हड्डियां होती है, 14 बोन्स होते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, ये हो गया ह्यूमरस, ये हो गया पूरा का पूरा आपका ये वाला बोन रेडियस अल्ना, ये पूरा आपका ह्यूमरस वाला रीजन हो गया। दिस इज इसमें आपको ना 2 बोन्स नजर आएंगे। अगर जिन लोगों के हाथ थोड़े पतले हैं और थोड़े सॉफ्ट हैं उनको टच करके पता चल जाएगा, बीच में ना ऐसे स्पेस खाली है, यानी कि एक हड्डी यहाँ पर है और एक हड्डी यहाँ पर है। ये दोनों अलग अलग हड्डियां है क्योंकि बीच में आपको आसानी से गैप नजर आ जाएगा। तो एक होता है रेडियस और एक होता है अल्ना, दोनों में से एक होगा रेडियस और एक होगा अल्ना, ठीक है। मिल जाएगा वो कहाँ पर, कार्पल्स में, यानी कि आपके रिस्ट में आपको टच करने पे पता चलेगा कि कुछ छोटे छोटे पार्ट्स हैं बोन्स के जो आपस में जुड़े हुए हैं, तो वो कार्पल वाला बोन है, ठीक है, रिस्ट बोन है जो 8 हड्डियों से बना हुआ है। मेटाकार्पल पाम बोन्स 5 हड्डियों से बना हुआ है, आपको आसानी से दिख जाएगा। देखो अगर मैं ऐसे करूं तो आपको दिखेगा, ठीक है, दिख रहा होगा। सी दिस, गिन सकते हो आप 1 2 3 4 5 ऐसे करके। फिर आ जाते हैं फेलेंजेस, तो टोटल उंगलियों में कितनी हड्डियां होंगी ये भी आप लोग गिन पाओगे, ये भी आप लोग आसानी से गिन पाओगे। तो टोटल कितने होते हैं, 14 हो जाते हैं, ठीक है। चलो भाई, ठीक है, कैसे 14 होंगे, अभी मैं वही गिन रही थी कैसे 14 होंगे। ये जितनी भी लाइनिंग्स है ना उसको काउंट कर लो। एक हड्डी ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
इसमें दो ही होते हैं, इसमें आप देखोगे एक ही लाइन बीच में प्रेजेंट है, दो ही होंगे, 12, 13, 14, तो 14 फैलेंजेस में होती हैं, ठीक है। तो टोटल तो ये हो गए 30 और 2 हाथ होते हैं तो 30 और 30 60, 60 बोन्स हो गए आपके 4 लिम्स में। हाइंड लिम्स में भी 60 ही बोन्स होंगे, लेकिन किस तरह से बाइफरकेट किया है ये देखो। एक लिम्ब की अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्टार्ट होता है वो फीमर से, जिसको थाई बोन कहते हैं, एक थाई बोन हो गया, एक पटेला हो गया जिसे नी कैप बोला जाता है, जो घुटना है ना, जो घुटना फूट जाता है गिरने पे, दैट इज योर नी कैप, जो एकदम आगे में कैप के जैसा प्रोटेक्टेड बोन है, दैट इज पटेला। टीबिया और फ्यूबुला, जिस तरह से हमारे इस वाले पोर्शन में रेडियस और अल्ना दो अलग अलग हड्डियां हैं, उसी तरह से आपके काफ मसल्स जो होते हैं ना, वहां पर भी आप टच करके देखोगे एक मोटी हड्डी होती है जिसे टीबिया बोला जाता है, और उसी के बगल में एक पतली हड्डी होती है जिसे फ्यूबुला बोला जाता है। फिर आ जाता है टार्सल, जिसको हम एंकल बोन कहते हैं, जो आपके पैर का एंकल वाला रीजन है, जहाँ पे पायल वायल लड़कियां पहनती है, वहां पे 7 बोन्स होती हैं। ध्यान से देखना, हमारे रिस्ट में 8 बोन्स होंगी, लेकिन एंकल में 7 बोन्स होंगी। एक कहाँ गया, एक यहाँ आया पटेला के जगह पर, ठीक है। फिर आ जाता है मेटाटार्सल, जो कि 5 होंगे, जिस तरह से हमारे कार्पल्स थे मेटाकार्पल्स, उस तरह मेटाटार्सल भी 5 होंगे, और यहाँ पर भी फेलेंजेस 14 डिजिट्स का होगा, 14 हड्डियों से बनी हुई हमारी उंगलियां होंगी, पैरों की भी और हाथ की भी। डिफरेंस कहाँ कहाँ पर आया, हमारे इसमें कार्पल में यानी रिस्ट बोन में 8 हड्डियां थी, लेकिन हमारे एंकल में 7 हड्डियां ही है। एक कहाँ गया, पटेला में चला गया, नी कैप में चला गया। बस इसी तरह से याद कर लोगे, याद हो जाएगा आसानी से। तो वो हो गए 60, 60, 60, 120, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो पेक्टोरल गर्डल, जो ये वाला शोल्डर वाला रीजन होता है, अब यहाँ के बारे में ये भी आपके अपेंडिकुलर रीजन में आ जाएगा। 4 बोन्स टोटल होती है, 2 into 2, 2 इधर 2 इस वाले साइड में बनी होती है क्लेविकल और स्कैपुला से। क्लेविकल जिसे कॉलर बोन बोला जाता है, दिस कॉलर बोन, और स्कैपुला जो कि शोल्डर ब्लेड है। जब आप हाथ को ऐसे मोड़ोगे ना, तो इस वाले रीजन में आपको ब्लेड जैसा एक बोन फील होगा। जो लोग पतले होते हैं ना, वो जब हाथ ऐसे पीछे करते हैं तो वो ब्लेड पूरी ही ट्रायंगुलर शेप में बाहर आती हुई नजर भी आती है। सो दैट इज स्कैपुला, ठीक है, शोल्डर ब्लेड, ठीक है। तो ये 2 हो गए एक साइड, 2 हो गए दूसरे साइड, टोटल हो गए 4 बोन्स। चलो भाई, पेक्टोरल गर्डल देखो, स्कैपुला एक लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है जो डोर्सल पार्ट ऑफ द थोरैसिक में सिचुएटेड है। 2nd और 7th रिब के बीच में स्कैपुला स्लाइटली एलिवेटेड रिज होता है, जो प्रोजेक्ट करता है फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस में, जिसको हम एक्रोमियन प्रोसेस भी कहते हैं। यही से क्लेविकल आर्टिकुलेट करेगा इसके अंदर। बिलो द एक्रोमायन एक डिप्रेशन होती है जिसे ग्लेनोइड कैविटी बोला जाता है, जो आर्टिकुलेट करता है ह्यूमरस के हेड से और पूरा शोल्डर का जॉइंट बना लेता है। एक्रोमायन, यहाँ पर अंदर की तरफ से एक ग्लेनोइड कैविटी प्रेजेंट होगी, जहाँ पर ये जो हेड है ना, ह्यूमरस का जो हेड है, ये उसी के अंदर धंसा हुआ है और आर्टिकुलेट कर सकता है, चारों तरफ से घूम सकता है, ठीक है। चलो भाई, दिस पोर्शन, दैट सॉकेट 1। फिर आ जाते हैं हम पेल्विक गर्डल में, जो हमारा कमर वाला रीजन है, हिप वाला जो बोन है, ठीक है, बना होता है 2 कॉक्सल बोन्स के साथ। एक कॉक्सल बोन, हर एक कॉक्सल बोन बना हुआ होता है 3 बोन के फ्यूजन से, इलियम, मीशियम और प्यूबिस। इलियम, मीशियम, प्यूबिस तीनों बोन्स के फ्यूजन से एक कॉक्सल बोन बना हुआ होता है, और 2 साइड में 2 कॉक्सल बोन्स, 2 कॉक्सल बोन से हमारा पेल्विक गर्डल बन गया, रेडी हो गया। एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ इलियम, मीशियम और प्यूबिस, यहाँ पर एसेटिबुलम नाम का एक डिप्रेशन होता है, एक कैविटी होती है जिसमें थाई का बोन आर्टिकुलेट करता है, जिसमें हमारा फीमर का जो हेड है वो आर्टिकुलेट करेगा। द 2 halves ऑफ द पेल्विक गर्डल मीट वेंट्रिकली टू प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो कंटेन करता है फाइब्रस कार्टिलेज को, ठीक है। देखो ये वाला पार्ट प्यूबिस जो फॉर्म करता है पूरे पेल्विस को, ये एकदम ही लास्ट वाला पार्ट। जब आप बैठोगे ना, तो जो वाला हड्डी आपके सरफेस से सबसे ज्यादा क्लोज होगा वो वाला पार्ट है प्यूबिस का,
ठीक है, ये हो गया आपका पेल्विक गर्डल कंप्लीट। अब हम बात करेंगे जॉइंट्स के बारे में बच्चों। जॉइंट्स वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं बोन्स के बीच में या फिर बिटवीन द बोन्स और कार्टिलेजेस, जो किसी भी तरह का मूवमेंट फैसिलिटेट करा सकते हैं। 3 टाइप के जॉइंट्स होते हैं, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल जॉइंट। कार्टिलेजिनस जो होता है वो थोड़ा सा मूवेबल जॉइंट होता है। फाइब्रस जॉइंट बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकता, इमूवेबल जॉइंट होगा, जो आपके स्कल के बोन्स में प्रेजेंट होता है, जो 22 बोन्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और साइनोवियल जो होता है वो मूवेबल जॉइंट होता है, क्योंकि साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होती है उन हड्डियों के बीच में, उन जॉइंट्स में। वो फ्लूइड फैसिलिटेट कराती है कि उन दोनों हड्डियों में कहीं फ्रिक्शन ना आए मूवमेंट के टाइम पर। तो फाइब्रस जॉइंट इमूवेबल, यानी कि फ्लैट स्कल बोन के जो स्ट्रक्चर्स के बीच में होता है, दैट इज फाइब्रस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जो स्लाइटली मूवेबल होता है और बने होते हैं वो कार्टिलेजस से, जैसे कि एडजेसेंट वर्टिब्रे के बीच में जो जॉइंट्स है वो कार्टिलेजस में प्रेजेंट है। साइनोवियल जॉइंट मूवेबल जॉइंट होता है, कैरेक्टराइज्ड होती है बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी बिटवीन आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द 2 बोन्स। अभी मैंने आपको जो बताया वही चीज है सब। अब देखो, साइनोवियल जॉइंट के भी एग्जाम्पल्स हैं। बॉल एंड सॉकेट जो आपके शोल्डर और हिप जॉइंट में प्रेजेंट होता है, आर्टिकुलेशन, ग्लेनोइड कैविटी और एसेटेबुलम दोनों जो है, ठीक है। हिंज जॉइंट यानी कि नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, इनको हम हिंज जॉइंट कहेंगे। पाइवट जॉइंट, एटलस और एक्सिस के बीच में जो जॉइंट होता है दैट इज पाइवट जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट, कार्पल्स के बीच में जो जॉइंट होता है दैट इज ग्लाइडिंग जॉइंट। सैडल जॉइंट, कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब के बीच में जो जॉइंट होता है दैट इज सैडल जॉइंट। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? सेम चीज है क्या? अच्छा, वो मतलब डायग्राम्स अलग अलग है ना। देखो, ये एल्बो वाला हो गया, ये फिंगर वाला हो गया, नीज वाला हो गया, टोज का हो गया, एंकल का हो गया। फिर पाइवट जॉइंट आप देख सकते हो उन दोनों के बीच में। थंब में ये वाला है सैडल जॉइंट। ठीक है, चलो भाई, अब हम आखिरी टॉपिक देखेंगे बच्चों। हमारे मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम के जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी कि जो भी खराबियां हो जाती हैं इनमें, उसके बारे में देख लो। सबसे पहले माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। हमारी बॉडी के सेल्स खुद के ही सेल्स पर जब अटैक करके किसी तरह का डिसऑर्डर क्रिएट कर देते हैं या कोई डिजीज क्रिएट कर देते हैं तो हम उसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। ये हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट कर देता है, जिसके वजह से फटीग, वीकनिंग और पैरालिसिस आ जाती है हमारे स्केलेटल मसल्स में। आगे देखो, अगला है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, यानी कि स्केलेटल मसल्स में धीरे धीरे डीजेनरेशन आ जाएगा। स्केलेटल मसल्स ही धीरे धीरे काम करना बंद कर देंगे, और ये भी एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है। जीन्स में खराबी की वजह से ये हो जाता है। टेटानी, टेटानी एक रैपिड स्पाज्म है, स्पाज्म है जिसके किसके वजह से? लो कैल्शियम आयंस की वजह से। हमारे बॉडी के फ्लूइड में, हमारे ब्लड में जब लो कैल्शियम आयंस प्रेजेंट होते हैं तो मसल में स्पाज्म आ जाता है, जिसको टेटानी बोलते हैं। अर्थराइटिस, यानी कि हमारे इन्फ्लेमेशन में हमारे जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन आ जाना, इन्फेक्शन हो जाना। इन्फ्लेमेशन यानी जलन, ठीक है, उसमें जॉइंट्स में जब इन्फ्लेमेशन आ जाती है तो आर्थराइटिस हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। एज रिलेटेड डिसऑर्डर है जिसमें बोन का मास डिक्रीज हो जाता है और फ्रैक्चर के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। और क्यों होता है ये? क्योंकि ईस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो जाता है। अब ईस्ट्रोजन का लेवल जब डिक्रीज होता है ना, तो क्या होता है बच्चों, हमारे बोन से सारा कैल्शियम वो एक्सट्रैक्ट करके ब्लड के अंदर कैल्शियम भरना शुरू कर देता है, ईस्ट्रोजन का लो होना, ठीक है। तो इसके वजह से बोन्स में से कैल्शियम आयंस कम होने लग जाती है, ठीक है, बोन मास कम होने लग जाता है और फ्रैक्चर बहुत आसानी से हो जाता है। इसीलिए आप देखते हो जितने भी फीमेल्स हैं, जो एजड फीमेल्स हैं, उन्हें थोड़ी सी भी चोट लग जाती है, जो बूढ़ी हमारी घर में दादी होती है, नानी होती हैं,
उनको थोड़ा सा भी कहीं चोट आ गया, वो गिर गई तो कमर टूट गया, थोड़ा सा भी कुछ हो गया तो हाथ टूट गया, ऐसा हो जाता है उनके अंदर बिकॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। गाउट, गाउट जिसे गठिया भी बोलते हैं बच्चों, ये क्या है, जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन है यूरिक एसिड के अक्यूमुलेशन होने के वजह से। जॉइंट्स के बीच में जब यूरिक एसिड का अक्यूमुलेशन हो जाता है तो गाउट हो जाता है, गठिया हो जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन बेटा। तो पूरा का पूरा लोकोमोशन और मूवमेंट चैप्टर आप लोगों का रिवाइज हो गया हो। आई होप दिस वाज बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। अब हम लोग मिलेंगे अगले वन शॉट रिविजन लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।